वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, आज की क्लास में हम हमारे पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा वेरिएबल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये मत सोचना कि वेरिएबल्स के बारे में सिर्फ वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड उनके रूल एंड रेगुलेशन की बात करके हम ये क्लास ख़त्म कर देंगे। नहीं, हम वेरिएबल से रिलेटेड हर एक टर्म को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन काफ़ी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। उसके अलावा एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एल वैल्यूज एंड आर वैल्यूज हम यहाँ पे देखेंगे। एल वैल्यू एंड आर वैल्यू के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। उसी के अलावा हम देखेंगे कि एक वेरिएबल को कैसे डिलीट किया जा सकता है, वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, उसके अलावा ग्लोबल कीवर्ड को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है एंड कैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी और भी बातें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन वेरिएबल से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी टर्म को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा हम वेरिएबल से पहले आपके जितने भी टॉपिक्स बनते हैं ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। उसके साथ ही हमने ऑपरेटर्स के चैप्टर को भी हमारा कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हमारी क्लास। एंड क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाइथन वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो एक्चुअली में हम अभी तक जितने प्रोग्राम्स करके आए हैं हमें पता है कि वेरिएबल्स हमने वहां पे यूज किए हैं, तो कैसे यूज करते हैं, क्या होते हैं, हमें इतनी नॉलेज अभी है कि पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे टॉपिक ही पाइथन वेरिएबल्स है तो हम इसको यहाँ पे बेसिक उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बारे में बाकी टर्म्स को धीरे धीरे जानते जाएंगे। अभी देखो पाइथन वेरिएबल्स होते क्या है, तो पाइथन वेरिएबल्स इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन ए प्रोग्राम। क्या होती है बेसिक यूनिट। उसके अलावा ए वेरिएबल इज द नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। जैसे यहाँ पे देखो ये एक मेमोरी है जिसकी लोकेशन क्या है 200 एंड इस 200 को मैंने एक नाम दे दिया ए, और ये ए क्या है यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कोई ना कोई वैल्यू होल्ड करेगा, जैसे कि 15 हो गई। तो वैल्यू होल्डिंग पाइथन वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर भी कह देते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर वैल्यू होल्डिंग पाइथन वेरिएबल्स है, कोई वेरिएबल जिसने वैल्यू होल्ड कर रखी है, उसको आप आइडेंटिफायर भी कह देते हो। पाइथन वेरिएबल इज कंटेनर दैट स्टोर वैल्यूज। अब देखो कि वेरिएबल में क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। पहली तो बात ये कि वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, मतलब कि एक वेरिएबल जो नेम है ना वो आप किसी भी लेंथ का क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल नेम्स कैन बी एनी लेंथ। वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना कि जो वैल्यू है वो यहाँ पे रहेगी आपकी कैपिटलाइज्ड, लोअर केस, स्टार्ट टू फिनिश, मतलब कि ए टू जेड। उसके अलावा डिजिट्स आ सकती है 0 to 9 और अंडरस्कोर। अब ये बात आप याद रखना, हमने आइडेंटिफायर में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे केवल एक ही स्पेशल सिंबल अलाउड है, वो क्या है आपका अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आप आइडेंटिफायर नेम या वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। पाइथन इज नॉट स्टेटिकली टाइप्ड। इसका मतलब क्या है कि स्टेटिकली टाइप्ड नहीं है। अब स्टेटिकली टाइप्ड नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, डायनामिकली टाइप्ड है। जब हम पाइथन के फीचर्स डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे C++ में आपको इंट a इस तरह से किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता था, वो आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स की आपको डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या कर लेगा, एनालाइज कर लेगा, डिसाइड कर लेगा कि ये किस टाइप की वैल्यू इसने होल्ड की है, तो ये किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, a इज इक्वल टू 15 है, सिंपली आपको सिर्फ ऐसे यहाँ पे पाइथन के अंदर वेरिएबल को क्रिएट करना है। एक वेरिएबल है और उसने 15 वैल्यू ले रखी है, तो इंटरप्रेटर अपने आप मान लेगा कि a यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का क्या है, वेरिएबल रहेगा जिसकी 15 वैल्यू है। तो इसीलिए ये क्या है, एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। उसके अलावा
रूल्स देखो यहाँ पे पाइथन वेरिएबल्स के, हमने आइडेंटिफायर्स के भी रूल्स देखे थे, तो लगभग सिमिलर ही रूल्स है कि लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर आपका स्टार्टिंग में आ सकता है, इसका मतलब डिजिट्स अलाउड नहीं है, डिजिट से आपका वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं होगा। इसमें कोई भी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकता है, अंडरस्कोर मतलब एक ही स्पेशल सिंबल अलाउड है। ये केस सेंसिटिव है, इसका मतलब कि अगर आप लोअर केस में यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखो जैसे कि नेम, उसके अलावा आपने एन कैपिटल कर दिया या फिर सभी को कैपिटल कर दिया, तो ये तीन अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पे रहेंगे। एंड कोई भी कीवर्ड है वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, जो भी रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं उनको आप पाइथन में वेरिएबल्स का नाम नहीं दे सकते। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो चार यहाँ पे इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको हम विद एग्जांपल भी आगे कवर किया हुआ है। तो सबसे पहला आता है रीडिक्लेयर, मतलब कि यहाँ पे आप एक वेरिएबल जिसको आपने पहले डिक्लेयर कर लिया, आप उसको दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हो, उसको नई वैल्यू भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या है, मैंने यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हेलो इसमें एंटर किया। a एक वेरिएबल है जिसको मैंने स्ट्रिंग दी है हेलो। अब मैं इस a को रीडिक्लेयर करना चाहती हूँ, मतलब इसको मैं कोई नई वैल्यू देना चाहती हूँ, तो सेम इसी वेरिएबल को यूज करके a वेरिएबल मैं इसे कोई भी नई वैल्यू दे सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पाइथन अलाउ असाइनिंग ए सिंगल वैल्यू टू सेवरल वेरिएबल साइमल्टेनियसली विद असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके एक ही वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल्स को दे सकते हो। जैसे b इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे a की वैल्यू भी हेलो है, c की वैल्यू भी हेलो है, b की वैल्यू भी हेलो है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है कि पाइथन अलाउज एडिंग डिफरेंट वैल्यूज इन ए सिंगल लाइन विद कोमा ऑपरेटर। अब आप कोमा ऑपरेटर का यूज करके एक ही लाइन में बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 10 कोमा b इज इक्वल्स टू 15 या फिर a कोमा b इज इक्वल्स टू 10 कोमा 15। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को वैल्यू दे सकते हैं। We can print numerous factors inside the single print explanation। अब यहाँ पे देखो, जैसे मुझे ऊपर a b c की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं जनरली लिखती हूँ कि प्रिंट a, नेक्स्ट लाइन में लिखूंगी प्रिंट b, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट c। लेकिन आप प्रिंट फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट में क्या कर सकते हो, इन तीनों वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। कैसे? प्रिंट a, b, c। इसका मतलब यहाँ पे a b c तीनों की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके देगी एंड न्यू लाइन में प्रिंट होगी, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट आपका न्यू लाइन ऐड होता है प्रिंट फंक्शन में। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं किसकी, हम कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, तीन कंपोनेंट होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट है आपका वैल्यू, मतलब कोई भी एक वेरिएबल है आप उसको कोई ना कोई वैल्यू तो दोगे ही। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या दिया, उसको कोई ना कोई एक वैल्यू दे दी। ये वैल्यू क्या हो सकती है, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके आप वैल्यू देते हो, एंड नंबर, लेटर, स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, लिस्ट, टपल, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है कंपोनेंट आइडेंटिटी। अब एक वेरिएबल है, उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा मेमोरी के अंदर, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल इन मेमोरी विच डजंट चेंज वंस क्रिएटेड। मतलब आप किसी भी वेरिएबल का कोई एक एड्रेस उसको मिल गया, क्रिएट हो गया, वो वेरिएबल का एड्रेस चेंज नहीं होगा। जब आप उसको रीडिक्लेयर करोगे हाँ तब वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो अगर वो एक वेरिएबल को एक ही मेमोरी एलोकेट करेगा। आईडी फंक्शन यहाँ पे हम यूज करते हैं, अगर आपको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देखना है, प्रिंट करवाना है, तो आईडी फंक्शन यूज होगा। एक पैरामीटर पास होता है इसके अंदर, वेरिएबल नेम। ठीक है, एंड इस वैल्यू को आप प्रिंट करवा लीजिए, आपको उसका एड्रेस प्रिंट होकर मिलेगा। थर्ड आता है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन मतलब कि डेटा टाइप। अब हमें पता है कि पाइथन के अंदर हमें वेरिएबल्स के डेटा टाइप को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आप कोई ना कोई वैल्यू तो असाइन करते ही हो। इंटरप्रेटर उसको कोई ना कोई डेटा टाइप उसके डिफाइन करके देता है। आप चेक करना चाहते हो कि इंटरप्रेटर ने उसको क्या टाइप दी है, तो उसके लिए आप टाइप फंक्शन को यूज करोगे, टाइप फंक्शन, एंड उसके अंदर हम वेरिएबल का नेम देंगे। ठीक है, इसको आप प्रिंट करवा लीजिए, उसकी टाइप क्या मिली है उसे, वो आपको आउटपुट में शो होके देगी। ठीक है, तो वैल्यू, आइडेंटिटी, टाइप फंक्शन, एंड टाइप फंक्शन में एक ही पैरामीटर पास होता है, वो है आपका वेरिएबल नेम। ये भी याद रखना, वेरिएबल नेम यहाँ पे एक पैरामीटर पास होता है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि एक वेरिएबल को डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो देखो, अगर सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात होती है तो वहाँ पे डिक्लेरेशन अलग होती है, डेफिनेशन अलग होती है, लेकिन यहाँ इसमें पाइथन में आपकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सिंपली एक ही लाइन में हो जाती है। जैसे आपने लिख दिया a इज इक्वल्स टू 5, तो यहीं पे क्या हो गया, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड जिसको वैल्यू कितनी दे दी, आपने 5 यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दी। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो, यहाँ पे वैर एक वेरिएबल है, उसको मैंने वैल्यू दी है सिंपली स्टडीज विद चेल्शा प्रिंट वैर। क्या प्रिंट करके देगा, ये सिंपली ये लाइन प्रिंट कर देगा, सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। उसके बाद फिर यहाँ पे वैर वेरिएबल है, मैंने इसको रीडिक्लेयर कर दिया, इसको एक नई वैल्यू दे दी जो क्या है आपकी पाइथन वेरिएबल प्रिंट वैर। तो यहाँ पे इसने पाइथन वेरिएबल प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम टाइप ऑफ वैर। अब पहली तो ये बात याद रखना कि ये जो अपडेटेड वेरिएबल है इसके टाइप को ये आपको शो करके देगा, क्योंकि आपने इसी के बाद यूज किया। अगर आप चाहते हो कि आप इस वेरिएबल की टाइप चेक करो तो आप इस प्रिंट के बाद इसकी टाइप को प्रिंट करवाओ, ठीक है, तब ये आपको इस वेरिएबल की टाइप शो करके देगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ वेर क्या है आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रिंग है इसको ये आउटपुट में कैसे रिप्रेजेंट करके देगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इससे आउटपुट पूछ ली जाएगी। आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे कि क्या भाई ये स्ट्रिंग इस तरह से शो करता है, पैरेंथेसिस में शो करता है, या फिर जनरली स्ट्रिंग लिखा हुआ दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा आपको आउटपुट में, तो यहाँ पे इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगी, एंगुलर ब्रैकेट्स क्लास सिंगल कोट्स एंड उसमें ये स्ट्रिंग है तो str मिलेगा, इंटीजर होता तो यहाँ पे int आपको लिखा हुआ मिलता। उसके बाद यहाँ पे है प्रिंट id ऑफ वैर, इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे इसने इसका एड्रेस प्रिंट करवा दिया। a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे हमने a b c को एक वैल्यू ही असाइन करी है, वो क्या है आपकी 10। अब प्रिंट करवा रहे हैं a टाइप ऑफ a और id ऑफ a, मतलब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ए की लाइन में आपको ए की वैल्यू भी देनी है, उसकी टाइप भी बतानी है, उसकी आईडी भी बतानी है, तो इस तरह से प्रिंट करेगा 10, फिर यहाँ पे उसकी क्लास इंट एंड यहाँ पे उसका एड्रेस। प्रिंट बी क्या है 10 है, प्रिंट सी क्या है 10 है, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में असाइन कर सकते हो। ऊपर मैंने इस तरह से भी बताया a इज इक्वल्स टू 5 कॉमा बी इज इक्वल्स टू 10, और इस तरह से भी आप कर सकते हो a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3। a को क्या मिल गई 1 मिल गई, b को क्या मिला 2 मिला, c को क्या मिला 3 मिला। प्रिंट a b c, तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हमने प्रिंट करवा लिए, कैसे प्रिंट हो जाएंगे 1 2 3। प्रिंट आईडी ऑफ ए, अब यहाँ पे इस ए की आईडी प्रिंट करवा रहे हैं। देखो ए पर एक ए वेरिएबल है और नीचे फिर से एक ए वेरिएबल है, यहाँ पे इसकी ये आईडी प्रिंट हुई थी एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसकी अलग आईडी प्रिंट हुई है। तो हर बार क्या होगी, इसकी आईडी अलग ही प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो फिर से रीडिक्लेयर हुआ है, इसीलिए इसकी आईडी क्या हुई है, चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये क्या था आपका वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन थी। अब चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये कि द वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू को आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज कर सकते हो। दूसरा, ए वेरिएबल्स इन पाइथन इज ओनली ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन, ऑल दी ऑपरेशंस डन ऑन द वेरिएबल अफेक्ट दैट मेमोरी लोकेशन, मतलब कि जो पाइथन के अंदर जो वेरिएबल है इज ओनली ए नेम, उसको सिर्फ मेमोरी लोकेशन को क्या है, एक उसको एक नाम दे दिया, सिर्फ एक नाम है वो वेरिएबल, बाकी जितने भी ऑपरेशंस यहाँ पे होंगे वेरिएबल पर वो सारे क्या करते हैं, आपको उस मेमोरी लोकेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बारे में। हाउ डज प्लस ऑपरेटर वर्क विद वेरिएबल्स, जो ये प्लस ऑपरेटर है ये वेरिएबल्स के साथ क्या क्या काम कर सकता है। तो आपका वेरिएबल के साथ प्लस ऑपरेटर दो काम कर सकता है। पहला, या तो वो एडिशन कर सकता है a प्लस बी, यहाँ पे कौन सी क्लास यूज करेगा, वो इंटीजर हो रहा है तो इंट क्लास यूज करेगा। कौन सी क्लास यूज करेगा, ये इंट क्लास यहाँ पे यूज करेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए प्रिंट a प्लस बी हो गया, जो आपका प्लस ऑपरेटर है वो कनकैटिनेट भी करता है, मतलब कि वो स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है। जैसे a इज इक्वल टू सिंपली स्टडीज, b इज इक्वल टू विद चैल्शा, a प्लस बी, यहाँ पे ये दो स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगी 30 और सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो प्लस ऑपरेटर वेरिएबल के साथ दो काम करता है, क्या, एक तो वो ऐड करेगा, मतलब कि इंटीजर क्लास को यूज कर रहा है, दूसरा वो कनकैटिनेट करता है दो स्ट्रिंग को, ठीक है। ये क्या दो काम क्या हो गए, प्लस ऑपरेटर के हो गए।
अब यहाँ पे पूछता है कि क्या इस प्लस ऑपरेटर इंट और स्ट्रिंग के अलावा किसी और डेटा टाइप के साथ भी काम कर सकता है, तो नहीं, ये किसी और के साथ काम नहीं करेगा। आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। जैसे कि a इज इक्वल्स टू 10 है, b इज इक्वल्स टू वेलकम है, प्रिंट a प्लस b। तो अब ये ना तो इनको एडिशन दे पा रहा है क्योंकि वेलकम और 10 का ऐड नहीं हो सकता, ना ही ये स्ट्रिंग है, 10 स्ट्रिंग नहीं है, तो दो स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, इनको कनकैटिनेट भी नहीं करके देगा। तो सिंपली ये क्या देगा, आपको एक एरर यहाँ पे प्रोड्यूस करके देगा। अगर ये 10 इस तरह से मैं इसको स्ट्रिंग बना दूं, अब ये जरूर इनको कंकैटिनेट कर देगा, लेकिन जब तक यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आप नहीं लगा देते तब तक ये क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर प्लस स्ट्रिंग नहीं हो सकता, तो ये बात याद रखना। उसके बाद बात करेंगे पाइथन वेरिएबल टाइप्स की। तो हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है आपका लोकल वेरिएबल, एक होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। नाम से हमें पता चल रहा है कि लोकल वेरिएबल्स को आप जिस भी फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे उसका स्कोप वहीं तक है, आप उसको वहीं तक यूज कर पाओगे, उस वेरिएबल की वैल्यू भी वहीं तक रहेगी। जैसे ही लोकल वेरिएबल या उस फंक्शन का काम खत्म होता है, वो स्कोप खत्म होता है, उसके बाहर लोकल वेरिएबल की वैल्यू अपडेट नहीं होके आती। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो आप फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हो एंड जिसका स्कोप पूरे फंक्शन में पूरे प्रोग्राम में रहेगा। अगर आप एक ग्लोबल वेरिएबल है, मान लीजिए a इज इक्वल्स टू 5, जिसने आपको स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया, अब आप इसकी वैल्यू लोकल वेरिएबल या लोकल फंक्शन के अंदर, मतलब मान लीजिए एक फंक्शन है फन एंड इसके अंदर आप इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो ये वेरिएबल की जो वैल्यू चेंज है ये केवल यहीं तक रहेगी। जैसे ही आप बाहर आ जाओगे इस फंक्शन से बाहर, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है a इज इक्वल्स टू 5 वही आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो क्या हुआ, आपने उसकी वैल्यू a इज इक्वल्स टू 5 दी, लेकिन जो फन फंक्शन है उसमें आप इस वैल्यू को यूज कर रहे हो और इसको चेंज कर रहे हो, तो ये चेंज केवल उस फंक्शन तक ही सीमित रहेगा। जैसे ही फंक्शन का काम खत्म हुआ, आप फंक्शन से बाहर आ गए एंड फिर आप इस वैल्यू को यूज करना चाह रहे हो a वेरिएबल को, तब आपकी वैल्यू क्या रहेगी, फिर से आपकी 5 ही आपको शो करेगा। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन एंड डिक्लेयर किया जाता है एंड आप उसको फंक्शन के बाहर कॉल नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, आपका फंक्शन के बाहर डिफाइन और डिक्लेयर किया जाता है, आप उसको किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए लोकल वेरिएबल के लिए आपको कोई भी कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती, ग्लोबल वेरिएबल के लिए भी आपको कोई भी कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, डेफ फन फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये क्या है, डेफ कीवर्ड यहाँ पे यूज हुआ है फन फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, उसके आगे यहाँ पे कॉलन लगेगा। एस यहाँ पे क्या है, आपका एक लोकल वेरिएबल है जिसमें वैल्यू दी है हमने वेलकम चैल्शा एंड प्रिंट एस, तो ये क्या करवा देगा, अब यहाँ पे फन फंक्शन को कॉल किया, क्या प्रिंट होगी, आपकी वेलकम चैल्शा प्रिंट हो जाएगा। दूसरी साइड देखो, यहाँ पे फिर से डेफ फन फंक्शन है, प्रिंट एस। अब यहाँ पे एस कोई भी वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया है, एस कहाँ है, आपका फंक्शन के बाहर है। आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या हो गया, आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया। फन फंक्शन कॉल किया हमने यहाँ पे एंड आपको आउटपुट प्रिंट होके दिखाई देगी, तो ये क्या है, आपका लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन हमारे पास दो कीवर्ड्स होते हैं, लोकल कीवर्ड एंड ग्लोबल कीवर्ड। लोकल कीवर्ड को आप यूज करते हो अगर आपको चेक करना है कि आपके प्रोग्राम में कितने लोकल की वेरिएबल्स है, तब आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, लोकल कीवर्ड को यूज करोगे। वो जितने भी लोकल वेरिएबल्स है आपके प्रोग्राम में उनको प्रिंट करके देगा आपके उस फंक्शन के से रिलेटेड, जहां पे भी आप उस कीवर्ड को यूज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका ग्लोबल कीवर्ड है। ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है, देखो जनरली हम ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते। अगर आपको यहाँ पे हमने एक ग्लोबल की वेरिएबल एस डिक्लेयर किया है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी ग्लोबल कीवर्ड को यूज नहीं किया, तो फिर ये ग्लोबल कीवर्ड कहाँ पे यूज होगा वो देखो। तो पाइथन ग्लोबल इज ए keyword that allow a user to modify a variable outside of the current scope। क्या कह रहा है ये कि इस कीवर्ड का हम यूज करते हैं कि जिससे जो यूजर है वो वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई कर सके आउटसाइड ऑफ द करंट स्कोप। उसका जो करंट स्कोप है, उसकी जो जहां पे भी वो डिफाइन हुआ है, उस वेरिएबल का कोई ना कोई स्कोप है उस प्रोग्राम में, अब उस स्कोप के अलावा उसकी वैल्यू को क्या किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ये एस क्या है, एक वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है।
अगर आप इसकी वैल्यू को इस फन फंक्शन के अंदर चेंज कर देते हो और फिर बाहर फिर से प्रिंट करवाओगे इस वैल्यू को, तो ये यही वैल्यू प्रिंट करके देगा, क्योंकि वो जो चेंज हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, वो सिर्फ इस फंक्शन तक ही क्या रहेगा, सीमित रहेगा। ठीक है, अब यही हम कह रहे हैं कि अगर आपको इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करवाना है और फिर बाहर उस चेंज को आपको रखना भी है, तब हम क्या यूज करते हैं, आपका ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल्स फ्रॉम ए नॉन ग्लोबल स्कोप दैट इज इनसाइड ए फंक्शन। जनरली हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स फंक्शन के बाहर क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी फंक्शन के अंदर, बाय डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल होते हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज करो तो आप किसी फंक्शन के अंदर भी ग्लोबल वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, global keyword is used inside a function only when we want to do assignment or when we want to change a variable. Global is not needed for printing and accessing. अब यहाँ पे rules देखो, if a variable is assigned a value anywhere within the function's body, it is assumed to be local unless explicitly declared as global. मैंने अभी आपको ये क्लियर किया कि जब तक आप ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं करते हो तब तक एक ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, केवल उस फंक्शन तक ही सीमित रहती है अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं तो। Variables that are only referenced inside a function are implicitly global. We can use a global in Python to use a global variable inside a function. There is no need to use a global keyword in Python outside a function. तो ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। अब इस एग्जाम्पल को देखो, x इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे x क्या है, आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 15 है। यहाँ पे फन फंक्शन हुआ, इसमें हमने ग्लोबल x, यहाँ पे हमने एक x वेरिएबल को क्रिएट किया और ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से। तो देखो, वैसे तो ये x फन फंक्शन के अंदर है तो ये लोकल वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज किया है, इसका मतलब ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ना कि लोकल। x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। अब x की वैल्यू क्या है, 15, जो कि अंदर ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से भी हमने उसको रीडिक्लेयर कर दिया। अब इस x को हमने कोई और वैल्यू तो असाइन करी नहीं, तो x की वैल्यू ये 15 ही लेगा। 15 प्लस 5 कितना हो गया, 20 हो गया। प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इनसाइड ए फंक्शन, और फन फंक्शन कॉल है यहाँ पे, और फिर वैल्यू ऑफ x आउटसाइड ए फंक्शन। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू 20 प्रिंट करेगा। अगर इस बात को समझो, मैं यहाँ पे इस ग्लोबल x को नहीं लिखती, मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा, सिंपली अब मैंने यूज किया x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ये 20 प्रिंट करेगा, एंड इस फंक्शन के बाहर ये क्या प्रिंट करके देगा, 15 प्रिंट करके देगा, क्योंकि वो चेंजेस उस लोकल स्कोप तक ही रहेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, अभी ग्लोबल कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसका मतलब जो चेंजेस होंगे वो बाहर भी होंगे। तो यहाँ पे इसने 20 प्रिंट किया एंड यहाँ पे भी ये क्या प्रिंट करके देगा, 20। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल कीवर्ड का क्या यूज है यहाँ पे। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके अपनी वीडियो को देख लेना। एक वेरिएबल को कैसे डिलीट किया जा सकता है, तो इसके लिए आप डेल कीवर्ड को यूज करते हो। डेल वेरिएबल नेम, इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे देखो एग्जांपल, x इज इक्वल्स टू 6 प्रिंट x, और उसके बाद हमने डेल x कर दिया एंड देन प्रिंट x। तो यहाँ पे जब प्रिंट x करोगे तो ये 6 प्रिंट करेगा, एंड जब डिलीट कर दिया आपने x वेरिएबल और उसके बाद x को प्रिंट करवा रहे हो तो एक ये एरर आएगा। इस टाइप से आपको एक एरर शो होगा, एंड ये एरर रहेगा नेम एरर कि x इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इन पाइथन। एक इंटीजर की मैक्सिमम कितनी वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो, एक इंटीजर वेरिएबल में आप कितनी वैल्यू दे सकते हो। तो ऊपर ही हमने ऊपर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप वेरिएबल की कोई भी लेंथ हो सकती है, अनलिमिटेड लेंथ हो सकती है। उसके अलावा एक बात और ही ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ एक इंटीजर ही क्लास है, फिर चाहे आप इसके लिए फ्लोटिंग डिसाइड कर लो, फ्लोटिंग वेरिएबल यूज कर लो, लॉन्ग इंट यूज कर लो, कोई भी टाइप की वैल्यू आप दे दो, क्लास क्या यूज करेगा, ये इंट क्लास ही यूज करेगा।
यहाँ पे लॉन्ग इंट और फ्लोट इस टाइप के डेटा टाइप को ये सपोर्ट नहीं करता। इट यूजेस द इंट डेटा टाइप टू हैंडल ऑल इंटीजर वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम कितनी भी वैल्यू ये यूज कर सकता है, कोई डिफाइन वैल्यू यहाँ पे नहीं है। एल वैल्यू एंड आर वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखो। एल वैल्यू लोकेटर वैल्यू बोल देते हैं इसको। तो एल वैल्यू क्या होती है, हमने सी लैंग्वेज में भी डिस्कस किया था कि एल वैल्यू का मतलब होता है कि या तो ये कोई वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है जिसका कोई ना कोई एड्रेस हो। एल वैल्यू क्या होती है, एल वैल्यू एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है दैट ऑक्यूपाइज सम आइडेंटिफाइएबल लोकेशन इन मेमोरी। मतलब एल वैल्यू वो होगी जिसका कोई ना कोई एड्रेस हो। एंड आर वैल्यू क्या होता है, जो कोई वैल्यू हो। आर वैल्यू वो होता है जिसको हमने किसी को असाइन करवाया हो। तो एल वैल्यू मतलब कोई वेरिएबल होगा क्योंकि वेरिएबल का ही एड्रेस होता है। एंड आर वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू होगी। एंड आर वैल्यू किसी ना किसी को हम असाइन करवाएंगे, मतलब किसी वेरिएबल को आप वो वैल्यू एलोकेट करके दोगे। तो ये समझ में आया। जैसे v इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख दें 5, तो यहाँ पे v आपका एक l वैल्यू है एंड 5 क्या है आपका r वैल्यू है। ठीक है, जो r वैल्यू है वो हमेशा राइट साइड में ही आती है, आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ये गलत है। लेकिन जो आपकी l वैल्यू है वो लेफ्ट में भी आती है और राइट साइड भी आ सकती है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू a। तो आपकी जो l वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट किसी भी साइड में आ सकती है, लेकिन राइट जो r वैल्यू है वो केवल आपकी राइट साइड में ही आती है। ठीक है, उसके बाद देखो R values are defined by exclusion. Every expression is either an L value or R value. So an R value, R is an expression that doesn't represent an object occupying some identifiable location in memory. मतलब यहाँ पे 5 का कोई एड्रेस नहीं है, V का एड्रेस है। तो R वैल्यू ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसका कोई एड्रेस नहीं होता, वो सिर्फ क्या है, एक वैल्यू है जिसको हमने किसी को असाइन किया है। A left value or L value is an assignable object. It is any expression that may occur on the left side of an assignment. Variables are obvious L values, but so are items in a list. A right value or R value is any expression that has a value that may appear on the right of an assignment. In Python, everything is an R value. Traditionally, the underscore को हम use करते हैं as a placeholder for an L value when we don't care about the result of the assignment. In assignment, a tuple of L value is itself an L value. समझो यहाँ पे A, B, C ये क्या है आपका tuple of L values। आपने L values का एक tuple बना दिया क्योंकि parenthesis में mention है, और यहाँ पे value दे रहे हो वो भी क्या है, एक tuple ही रहेगा। तो इस तरह से हम A, B, C इस तरह से आप क्या कर सकते हो, L वैल्यू को यहाँ पे यूज कर पा रहे हो। अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद देखो दीज कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट्स हैपन इन पैरेलल सो वी कैन एक्सचेंज वैल्यू। आप इस तरह से एक्सचेंज भी कर सकते हो वैल्यूज को। When an asterisk precedes a variable name used as an L value, it means assign this variable the remaining R value as a list. This is very powerful. अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझो, ये दो वेरिएबल है CAR कार और दूसरा हमने स्टार CDR इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो इसका मतलब हुआ कि कार एक वेरिएबल है जिसको आपने वैल्यू दे दी 1, कार की वैल्यू क्या चली गई, 1 चली गई। एंड यहाँ पे मैंने एस्ट्रिस्क लगाया है, इसका मतलब कि जो रिमेनिंग वैल्यू है वो इसको मिलेगी। तो CDR अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 3 मिलेगी। तो ये यहाँ पे ये एस्ट्रिस्क का रोल है। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी वेरिएबल्स के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म बनती है उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डेटा टाइप को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।